साथियों, जैसा कि बात करते हैं, जब से पहलगाम की घटना हुई है तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहां तक कि युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल रही है साथियों। और इसी की वजह से भारत और पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि कभी भी हम शिमला समझौता को रद्द कर सकते हैं। तो साथियों, आज के विषय में हम बात करेंगे कि आखिर ये शिमला समझौता क्या है और क्यों हुआ था और इसके पीछे का क्या कारण था साथियों। ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन शिमला समझौता को समझने से पहले हमें चलना पड़ेगा पीछे की ओर, अर्थात कह सकते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमें देखना होगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पीछे की क्या कहानी है। बात की जाती है 1947 की, यानी कि 1947 की बात की जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश पर पहले किसी का शासन था, तो वो था ब्रिटेन का शासन था हमारे देश पर। 1947 में भारत आजाद होता है और आजाद होने के बाद क्या होता है कि भारत से एक अलग राष्ट्र, भारत से निकलकर एक अलग राष्ट्र बन जाता है साथियों। और वो नया राष्ट्र बनता है पाकिस्तान। किस आधार पर पाकिस्तान भारत से अलग होता है? तो धर्म के आधार पर भारत से पाकिस्तान अलग होता है। आखिर किसके कहने पर या किसकी डिमांड की वजह से, किसके जिद्दपन की वजह से भारत से एक अलग राष्ट्र बनता है साथियों? तो वो है मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। ये वही प्राणी है जिसकी वजह से क्या हुआ था, भारत से एक अलग देश बना साथियों, वो बना पाकिस्तान। जब 1947 में भारत से अलग होता है पाकिस्तान ना, तो पाकिस्तान को उस समय दो क्षेत्र दिए जाते हैं। पाकिस्तान से कहा जाता है कि एक तो आपको ए क्षेत्र मिल रहा है, दूसरा ए क्षेत्र मिल रहा है। या कह सकते हैं कि पाकिस्तान को दो एरिया उस समय मिलते हैं, एक तो इधर वाला एरिया मिलता है और दूसरा इधर वाला एरिया मिलता है। अगर आप बड़े मैप में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, एक तो ए वाला एरिया मिलता है और दूसरी बात करते हैं साथियों, एक तो ए वाला एरिया मिलता है। जो ए वाला एरिया है ना, इसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? इसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। और इसकी बात करते हैं तो इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। पाकिस्तान के दोनों हिस्से थे। भारत का मैप जो था कुछ इस तरह से था साथियों। पाकिस्तान को दो क्षेत्र मिला हुआ था। पाकिस्तान बड़ा हैप्पी था। लेकिन कहा जाता है कि किसी को मतलब जो लोग संभाल नहीं पाते विरासत, किसी को कितनी भी अच्छी क्यों ना मिल जाए, अगर वो संभालने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है तो कभी भी वो विरासत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। तो पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। पाकिस्तान को दो क्षेत्र मिलता है लेकिन पाकिस्तान एक क्षेत्र को संभालने में नाकाम होता है साथियों। दरअसल बात करते हैं तो यहाँ की जो सरकार होती है, किसी भी तरह के डेवलपमेंट वाली चीजें लेकर आती है तो यहीं पर लेकर आती है और यहीं के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती है। लेकिन यहाँ के लोगों की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी यहाँ की सरकार नहीं करते थी। टैक्स हर जगह से लेती थी, टैक्स की वसूली हर जगह से हुआ करती थी, लेकिन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर होता था। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यहाँ के रहने वाले जो लोग थे साथियों, इनके साथ भेदभाव हुआ करता था। यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो किस भाषा को बोला करते थे? उर्दू भाषा को बोला करते थे। और यहाँ के लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मुस्लिम थे साथियों, वो बांग्ला, मतलब बांग्ला जो भाषा होता है साथियों, बांग्ली भाषा को ये लोग बोलते थे, बांग्ला भाषा को बोलते थे। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के लोग इनके साथ भेदभाव भी किया करते थे या भेदभाव करते थे साथियों। अच्छा, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ के जो लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की बात करते हैं, वे लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा परेशान होते हैं और यहाँ की सरकार के खिलाफ विद्रोह, अर्थात कह सकते हैं बगावत शुरू कर देती है सरकार, यहाँ के लोगों ने यहाँ की सरकार के खिलाफ। तो यहाँ की सरकार क्या करती है कि विद्रोह को दबाने के लिए या बगावत को खत्म करने के लिए या बगावत को दबाने के लिए दमन नीति लेकर आती है यहाँ की सरकार। यहाँ की सेना यहाँ पर आ जाती है साथियों और यहाँ के लोगों पर कहीं ना कहीं अत्याचार शुरू कर देती है। और काफी ज्यादा यहाँ के लोग जब परेशान हो जाते हैं तो परेशान होने की वजह से करोड़ों की संख्या में हमारे देश आ जाते हैं, अर्थात भारत आ जाते हैं। जब भारत वही लोग आ जाते हैं करोड़ों की संख्या में, तो भारत में कहीं ना कहीं तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं साथियों। और सबसे बड़ी समस्या होती है उस समय की, अगर आप देखते हैं
तो खाद्यान्न की समस्या होती है। दूसरा, कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि सांप्रदायिक दंगे हो जाएं साथियों। तो दो समस्या सबसे बड़ी थी। वैसे सांप्रदायिक दंगे हुए नहीं, लेकिन चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे साथियों, या होने के चांसेस कहीं ना कहीं लग रहे थे। दूसरी बात करते हैं, खाद्यान्न की बात करते हैं, खाने पीने की समस्या हो रही थी। हमारी हमारी सरकार की बात करते हैं तो पहले से ही कहीं ना कहीं परेशान थे। अब करोड़ों की संख्या में और भी लोग आ गए हैं, तो और भी ज्यादा हमारी सरकार परेशान हो गई साथियों। लेकिन इन लोगों को हर तरह की हमारी सरकार ने क्या किया, व्यवस्थाएं दी, खाने पीने की व्यवस्थाएं दी, लेकिन इससे तो हल निकलेगा नहीं। ज्यादा लंबे समय तक हमारी सरकार भी किसी दूसरे देश के लोगों को इतने भारी संख्या में लोगों को नहीं बैठा कर खिला सकती है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत ये चाहने लगा कि हम पूर्वी पाकिस्तान में इंटरफेयर करें, मतलब इसे आजाद कराएं और यहाँ पर एक नया देश बनाएं साथियों। हमारी सरकार चाहती थी कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो साथियों, ठीक है। और ये युद्ध जब हो तो उसका युद्ध, देखिए भारत का उद्देश्य ये नहीं था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो कि हम किसी क्षेत्र को कहीं ना कहीं कब्जा करें, बल्कि मूल उद्देश्य था कहीं ना कहीं हमारे मतलब युद्ध करने का कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको न्याय मिल सके। जो करोड़ों की संख्या में लोग हमारे यहाँ हैं, वे लोग अपने देश वापस जा सके साथियों। बात की जाती है 3 दिसंबर 1971 की। 3 दिसंबर 1971 को क्या होता है कि पाकिस्तान की सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और जिसकी वजह से क्या होता है साथियों कि भारत की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू किया साथियों। 3 दिसंबर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू होता है और लगभग ज्यादा दिन नहीं चलता है, मात्र 13 दिन, अर्थात 16 दिसंबर 1971 की बात करते हैं। देखो 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होता है, और मात्र अगर आप देखते हैं तो 13 दिन में अर्थात 16 दिसंबर 1971 तक युद्ध चलता है। और भारत के जाबाज सिपाहियों ने या सैनिकों की बात करते हैं, उन सभी लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। और हराया ही नहीं, अगर आप देखते हैं तो 93,000 सैनिकों को हमारे सैनिकों ने क्या किया, बंदी बना लिया साथियों। कितने हजार सैनिकों की बात करते हैं, तो 93,000 सैनिकों को हमारे सैनिकों ने क्या किया, बंदी बना लिया साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब 93,000 सैनिक जो होते हैं कि बंदी बन जाते हैं साथियों पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान में काफी ज्यादा पाकिस्तान की सरकार के ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ने लगा कि भाई जल्द से जल्द उन्हें रिहा कराया जाए, क्योंकि भाई जो 93,000 सैनिक है उनके भी तो अपने परिवार है ना। तो कहीं नहीं कहीं हर तरह से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया। एक तो वहीं के लोग, और दूसरा कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे कारण थे साथियों। इस बात को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान था कि कैसे हम अपने सैनिकों को छुड़वाएं। फिर उसने अपनी वार्ता शुरू किया भारत के बीच में। तो फिर आगे चलकर यह डिसीजन लिया जाता है कि हम क्यों ना एक समझौता कर लेते हैं। तो फिर समझौता को जो डिसाइड किया जाता है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करते हैं। तो शिमला में एक समझौता किया जाता है साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच में, अर्थात भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच में एक समझौता किया जाता है, ठीक है, 2 जुलाई 1972 को। और साथियों इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसी को कहा गया, जब शिमला में समझौता किया गया तो इसी को कहा गया शिमला समझौता कहा गया, ठीक है। तो शिमला समझौता कब हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा, 2 जुलाई 1972 को। इसका मूल उद्देश्य क्या था या मुख्य उद्देश्य क्या था कि दोनों देशों के बीच शांति और अस्थिरता, जो मतलब एक तरह से जो अस्थिरता थी उसको स्थिरता लाना, कहीं ना कहीं इसको लाने का उद्देश्य था, यानी कि स्टेबिलिटी लाना। और ताकि भविष्य में इस तरह की, ध्यान रखिएगा, शिमला समझौता किस लिए किया गया था साथियों, ताकि दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता लाया जा सके और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो साथियों। और शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कहां पर, शिमला में किया जाता है। अच्छा, ये समझौता किसके बीच में होता है, मैंने आपको बता ही दिया, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार की बात करते हैं। लेकिन यहां पर हम थोड़ा से कुछ पर्टिकुलर नेम जान लेते हैं। उस समय भारत की बात करते हैं तो भारत की जो प्रधानमंत्री थी, काफी तेज तर्राक इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं। उनके डिसीजन को हमें सराहना करना चाहिए।
मुझे लगता है कि भारत के जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, एक बार उन्हें प्रधानमंत्री एपिसोड देखना चाहिए, 10वां और 11वां, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो कैसे उन्होंने किस तरह की पॉलिसी बनाई या किस तरह के कैसे और किस समय कैसे उन्होंने डिसीजन लिया था। मुझे लगता है कि एक बार भारत जो प्रधानमंत्री एपिसोड बना है, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो एक बार प्रधानमंत्री एपिसोड जरूर देखिएगा, ठीक है। और उसके आप 10वां और 11वां क्या नाम है इस एपिसोड को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे युद्ध हुआ था और कैसे समझौते हुए थे। उस समय के भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कैसे डिसीजन लिया था और कैसे पूरे देश को संभाला था। एक बार आप देखिएगा, निश्चित तौर पर आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अच्छा, प्रधानमंत्री होने चाहिए तो इस तरह होने चाहिए, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की तरह। तो मुझे लगता है कि हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि उन्हें भी थोड़ा से सीखना चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए, कई बार सीखना चाहिए हमें, और मुझे लगता है सीखने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, चाहे अपनों से सीखा जाए चाहे दूसरों से सीखा जाए, लेकिन अगर हम सीखते हैं और सीखने के लिए हमें बिल्कुल भी एक तरह से कोताही नहीं बरतनी चाहिए, यानी कि हमें सीखना चाहिए। ठीक, चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल बात करते हैं कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। इन्हीं के बीच में यह समझौता हुआ था साथियों, शिमला समझौता। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं इस पे कौन कौन से मुख्य पॉइंट रखे गए थे और इसका उद्देश्य थोड़ा से और भी जान लेते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि 1971 की भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस स्थिति को सामान्य बनाया जाए, यानी कि पहले की स्थिति में लाया जाए। दूसरी बात करते हैं, द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित, भविष्य में विवादों का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से शिमला समझौता किया गया था साथियों। ठीक है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट रखे गए थे, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, कहा जाता है कि कश्मीर विवाद को द्विपक्षीय तरीके से हम हल करेंगे, यानी कि भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि देखो, अब कश्मीर विवाद, किसी भी तरह के कश्मीर का कोई विवाद होता है तो उस विवाद को हम द्विपक्षीय तरीके से हल करेंगे, अर्थात हम लोग मिलकर क्या करेंगे, हल करेंगे। किसी तीसरे पार्टी की मतलब या तीसरे पर्सन को हम बीच में नहीं लाएंगे साथियों। दूसरी बात की जाती है, सहमति ये भी बनाई जाती है कि अब से भारत और पाकिस्तान की जो सीमा होगी वो कौन सी होगी, एलओसी होगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये भी सहमति बनती है साथियों कि अब से एलओसी जो होगी दोनों देशों की सीमा होगी साथियों। एलओसी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं भैया, ये है एलओसी की बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, ये है एलओसी साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं, कहा जाता है शांति और आपसी सम्मान की नीति की भी बात की जाती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता और आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करने की भी बात मान ली साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो शिमला समझौता में कौन कौन सी बात रखी जाती है और दोनों देश किन बातों पर सहमति बनाते हैं साथियों, किन किन बातों पर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कहा गया दोनों देशों के बीच में अब कश्मीर का जो विवाद होगा हम दोनों लोग मिलकर सुलझाएंगे, अब हम तीसरे व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं करेंगे। दूसरी बात में कही गई साथियों कि लाइन ऑफ कंट्रोल को ही हम अपनी सीमा मानते हैं साथियों। और तीसरी बात कही गई साथियों, कहीं ना कहीं शांति और आपसी सम्मान रखेंगे, यानी कि एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता, आत्मनिर्णय के अधिकार की बात को हम कहीं ना कहीं मानेंगे साथियों। उसके बाद कहा जाता है कि 1971 में ही, यानी कि जो 1971 शिमला समझौता में ये भी कहा जाता है कि 1971 में जो युद्ध में सैनिक बंदी बने हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से रिहा किया जाए। अच्छा, फिर भारत क्या करता है कि 93,000 सैनिकों को छोड़ देता है, अर्थात रिहा कर देता है पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को। अब आप समझ सकते हैं साथियों। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो डिप्लोमेसी संबंधों की बहाली की जाएगी, अर्थात कूटनीतिक संबंधों की बहाली की जाएगी। दोनों देशों ने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को फिर से कहा कि हम सामान्य बनाएंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसका महत्व क्या है साथियों। तो यहाँ भारत और पाकिस्तान के संबंधों का आधार बना कौन, शिमला समझौता की बात करते हैं। और आज भी दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी वार्ताओं में इसका हवाला दिया जाता है साथियों।
और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो भारत का यह दावा रहा है कि कश्मीर सहित कोई भी विवाद अगर अब होता है तो केवल द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाया जा सकता है, अर्थात हम दोनों लोग मिलकर इस तरह की किसी भी तरह की समस्या होती है तो समस्या का हम समाधान करेंगे। भारत हमेशा से हवाला देता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसका उल्लंघन करने में कभी बाज नहीं आता है और पाकिस्तान हमेशा सोचता है कि चलो रद्द कर देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को है तो पाकिस्तान को ही है। ठीक है, खैर छोड़िए, आइए हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि शिमला समझौता अगर रद्द होता है भारत और पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, या किसी भी तरफ से रद्द होता है तो किस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कश्मीर मुद्दे का कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीयकरण हो सकता है। अगर शिमला समझौता रद्द होता है तो कश्मीर मुद्दे को फिर से कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइज बनाया जाएगा साथियों, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो शिमला समझौते में ही ये कहा गया था कश्मीर के विवाद को अब हम सुलटाने के लिए किसी तीसरे पर्सन को शामिल नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों लोग खुद मिलकर क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो कश्मीर की समस्या को लेकर तो ये देखिए, पाकिस्तान यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में जोर शोर से उठाएगा और जिससे भारत की कूटनीति की स्थिति पर असर पड़ेगा साथियों। दूसरी बात करते हैं, सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एलओसी को मान्यता देने वाला अगर कोई समझौता है साथियों तो वो है शिमला समझौता ही है। तो शिमला समझौता ही है जो एलओसी को मान्यता दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान भले ही कह रहा है भैया हम रद्द कर देंगे, भले ही पाकिस्तान सोच रहा है हम ज्यादा घुसपैठ कर सकते हैं, नहीं, अगर पाकिस्तान जो सोच रहा है ना, पाकिस्तान गलत सोच रहा है, बल्कि हमारे सैनिक खुद उधर जाकर जो कुछ एरिया लिया हुआ है पाकिस्तान उससे वापस ले लेगी, हमारे सैनिक ले सकते हैं या ले लेंगे साथियों। लेकिन खैर छोड़िए, ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो एलओसी को मान्यता देने वाला समझौता शिमला ही है साथियों। इसके खत्म होते ही पाकिस्तान एलओसी को मानने से इनकार कर सकता है, जिससे घुसपैठ, गोलीबारी और सैन्य संघर्ष बढ़ सकता है। देखिए, एलओसी खत्म होने से, मतलब एलओसी वाली मान्यता खत्म होने से बार बार पाकिस्तान अपनी कह सकते हैं कि हरकतों से बाज नहीं आएगा, फिर घुसपैठ जैसी स्थिति उत्पन्न करना शुरू कर देगा। वैसे तो अब हमारी सेना पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने आप को अलर्ट कर ली है। अब एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है साथियों, अब आप समझ सकते हो। लेकिन बस वही बात होती है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब हम क्या करें। ठीक है, तो लेकिन कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसी हो जाती हैं घटनाएं, लेकिन हाँ, अब से हमारी सेना कहीं ना कहीं पहले से अलर्ट रहेगी। अब इस तरह की घटना नहीं होने देगी। हम सभी लोगों को अपनी सेना पर पूर्ण विश्वास है और हमें विश्वास रहना भी चाहिए। तीसरी बात करते हैं, भारत की वैश्विक छवि पर असर पड़ सकता है साथियों। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता रद्द होता है तो साथियों, यदि शिमला समझौता टूटता है तो भले चाहे भारत रद्द करे या पाकिस्तान, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत की नीति पर सवाल उठा सकता है साथियों। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो कूटनीतिक फायदा मिल सकता है किसे, पाकिस्तान को, भले कम समय के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से मिलेगा जरूर थोड़ा बहुत पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस रद्दीकरण को आधार बनाकर कश्मीर मुद्दों को फिर से वैश्विक स्तर पर उठाने की कोशिश कर सकता है साथियों। और खास तौर पर अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम देशों के समूह और संयुक्त राष्ट्र के सामने ऐसी बात रख सकता है साथियों, और इससे थोड़ा बहुत इसको बेनिफिट मिल सकता है साथियों। अभी बताएगा कि भैया हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ भारत गलत कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, कुछ देश क्या करते हैं कि बिना कुछ जाने हुए क्या करते हैं, उसका समर्थन कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार या नातेदारों में आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कोई झूठ बोल देता है कहीं पर, और वो व्यक्ति सामने वाला जो होता है थोड़ा से ज्यादा अगर वैसे पावरफुल है या कैसा भी हो, तो वो क्या करता है कि उसके प्रति अपना झुकाव दे देता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान भी ऐसा करना चाहेगा साथियों। ठीक है, लेकिन आप ज्यादातर अगर आप देखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर देश जानता है कि पाकिस्तान कहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बात होती नहीं है कि अगर आप किसी के सामने जाकर रोने लगेंगे तो फिर सामने वाला कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि भावुक हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा झुकाव दे सकता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, एलओसी पर जो आधिकारिक स्थिति है वो कमजोर हो सकती है। अगर शिमला समझौता रद्द होता है तो भारत भी यह कह सकता है कि एलओसी अब हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात,
भारत भी कह सकता है कि भैया हम एलओसी वेलोसी नहीं मानेंगे, अब हम सीधा वार करेंगे, सीधा घुसेंगे, क्या कर लोगे। ठीक है, बस ये है कि भारत कभी नहीं चाहता है कि किसी देश के साथ युद्ध हो, या पाकिस्तान के साथ, खास तौर पर पाकिस्तान के साथ भी नहीं चाहता है कि भारत युद्ध हो, लेकिन बस पाकिस्तान बार बार डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो भारत लड़ता है। अगर आप इतिहास को भी उठाकर देखें तो भारत ने कभी कोई पहल नहीं की है युद्ध की। हर युद्ध की पहल पाकिस्तान ने ही की है, बस उसके जवाब में भारत ने दिया। अगर भारत शुरू करता तब तक पाकिस्तान कभी न रहता। अर्थात कह सकते हैं कि अगर भारत की तरफ से कोई युद्ध शुरू होता तो समझ लीजिए आज अब सॉरी भारत की तरफ से अगर युद्ध शुरू होता तो अब तक पाकिस्तान ना मिलता मैप में, ये समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन ये है कि भारत हर हर बार क्या है, जवाब दिया है। यानी कि जैसे कहते नहीं है कि कोई तीर मार रहा है तो उसके तीर का केवल और केवल हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हर बार भारत ने रोकने का ही प्रयास किया। अगर सच में भारत पूरी क्षमता और ताकत के साथ पाकिस्तान के साथ लड़ता या पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करता पहले स्वयं, तब तक पाकिस्तान यहाँ ना होता साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आर्थिक दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन इस बार जब भी युद्ध होगा फाइनल युद्ध होगा, इसके बाद कभी युद्ध नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिर पाकिस्तान दोबारा कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग अगर या कोई भी मेरी बात सुन रहा है तो पाकिस्तान को ये बात पहुंचा दे कि इसके बाद अगर युद्ध हुआ तो दोबारा तुम युद्ध करने लायक नहीं बचोगे, इसलिए युद्ध ना ही करो तो ठीक है। जैसे जी रहे हो वैसे जियो, और अब सुधर जाओ, आगे सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, घरेलू राजनीति में भी थोड़ा बहुत उथल पुथल होगी साथियों। जैसे भारत विरोधी भावनाएं पाकिस्तान में बढ़ सकती हैं साथियों, लेकिन अस्थिरता के चलते सेना का दबदबा बढ़ सकता है, जिससे लोकतांत्रिक शासन और कमजोर हो सकता है साथियों पाकिस्तान का, इस समझ लीजिए। बिल्कुल वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान में कहाँ डेमोक्रेसी है ही। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मतलब नथिंग है कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, सेना ही सब कुछ करती है। अच्छा, मैं कहता हूं कि अगर भारत की तरह पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी वाला देश होता ना, तो पाकिस्तान अब सॉरी इस तरह की घटनाएं ना होती। जो घटनाएं आपने देखा पहलगाम में, इस तरह की घटनाएं ना होती। एक बार पाकिस्तान की सरकार वो डरती, वो देख कई बार ऐसा होता है कि कुछ सरकारें चाहती हैं कि इस तरह की घटनाएं ना होने दूं भारत में, जिससे हमारी छवि अच्छी बनी रहे और जिससे कहीं ना कहीं मैं अपने देश को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन वहां की जो सेना है, साथियों, उसकी बात करते हैं, वो ऐसा नहीं चाहती है साथियों। ठीक है, जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही है भारत में। शिमला समझौता की बात करते हैं तो शिमला समझौता को क्या पहले भी रद्द किया, क्या पहले इसका उल्लंघन किया गया है क्या? बिल्कुल सही बात है, इसका पहले उल्लंघन किया जा चुका है, वो भी पाकिस्तान के द्वारा। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया था साथियों, हमारे कारगिल में एलओसी पार करके क्या किया, उसने घुसपैठ किया था, और जिसके वजह से कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, और फिर हमने उसे बुरी तरह से हराया। बस वही बात है, छोटे बच्चों की तरह, छोटा बच्चा जब होता नहीं है, अगर बड़े व्यक्ति से क्या करता है, बार बार पंगा लेता है, और बड़ा व्यक्ति जब एक दो थप्पड़ लगा देता है और पकड़ कर, तब वो बोलता है भैया गलती हो गई, इसके बाद अब मैं आपको कभी इस तरह नहीं बोलूंगा या आपसे कभी इस तरह बदतमीजी नहीं करूंगा। लेकिन दूर भागने पर फिर से उसकी बदतमीजी शुरू हो जाती है। उसी तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक नासमझ देश है, जिसको यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है। मुझे लगता है कि वहां की जो जनता है वो भी मूर्खी है। क्यों? क्योंकि अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर क्या इतने भाई दबाव नहीं बना सकती है कि अपने देश की छवि क्यों खराब करें हम, क्यों खराब होने दे रहे हैं? वहां की जनता भी बेकार ही है, किसी काम की नहीं है। कि कम से कम सरकार के ऊपर, सेना के ऊपर ये दबाव बनाए कि आप डेवलपमेंट के लिए वर्क करिए, किसी देश को किसी भी तरह के परेशान मत करिए, या किसी देश को तुम्हारे वजह से कोई क्षति ना हो, या वहां के लोगों, वहां के जो निर्दोष लोग हैं उनकी जाने ना जाए। ठीक है, वहां की जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं के, क्योंकि जनता वहां की बिल्कुल शांत रहती है, किसी काम की नहीं है, कोई बात नहीं सोचती है, बस वो खाने पीने में ही मस्त रहते हैं। ठीक है, जो मिला वही खाए और जो नहीं मिला छोड़ दिए। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आज मैंने आप सभी लोगों को बताया शिमला समझौता के बारे में। आखिर शिमला समझौता कब और क्यों हुआ था, इसके पीछे का मूल कारण क्या था, और इसका ऐतिहासिक मतलब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये सारी बातें मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।